दुनिया दो हिस्सों में बटी है। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है, हिटलर का नाजी रजीम खत्म हो चुका है, लेकिन दुनिया अब एक नए डर के सामने खड़ी है। एक तरफ अमेरिका जो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का चैंपियन है, और दूसरी तरफ है सोवियत यूनियन जो कम्युनिज्म और इक्वलिटी का दावा करता है। दोनों सुपर पावर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में एक साथ मिलकर हिटलर को हराया था, लेकिन अब ये दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगी है। ये शुरुआत थी कोल्ड वॉर की, एक ऐसी लड़ाई जिसमें डायरेक्ट वॉर तो नहीं हुई, लेकिन दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसका असर हम आज तक देखते हैं, महसूस करते हैं। एक तरफ था वेस्टर्न ब्लॉक जिसमें अमेरिका और उसके एलाइज थे, और दूसरी तरफ था ईस्टर्न ब्लॉक जिसमें सोवियत यूनियन था और उसके सपोर्टर कंट्रीज थे। ये कहानी है उन 44 सालों की जिसमें दुनिया ने डर, डिप्लोमेसी और दुश्मनी का एक अनोखा संगम देखा। तो वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद रशिया की ताकत में तेज़ी से इजाफा हुआ, सोवियत यूनियन बना। सोवियत यूनियन बहुत ही शक्तिशाली हुआ। साथ ही साथ अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करके अपने प्रभुत्व को कायम किया। इकोनॉमिक सुपर पावर तो अमेरिका ऑलरेडी था ही, अब वो मिलिट्री सुपर पावर भी बन चुका था। अमेरिका भी अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में लगा हुआ था, सोवियत यूनियन भी अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में लगा हुआ था। और जब दो देश दुनिया पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगते हैं तो टकराव होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, और ऐसा ही हुआ, और यही वजह थी कोल्ड वॉर की। तो दोस्तों 1947 में सोवियत यूनियन ने यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। ग्रीस और टर्की जैसे देशों में कम्युनिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा था। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी, जो कि रशिया के बॉर्डर से सटे हुए थे, उनके अंदर भी कम्युनिज्म को फैलाया जा रहा था। वहाँ की गवर्नमेंट्स को बदला जा रहा था और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जा रही थी। धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोप के देश कम्युनिस्ट होते जा रहे थे और सोवियत यूनियन के पाले में आते जा रहे थे। अमेरिका को डर लगा कि अगर सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरे यूरोप में कम्युनिज्म फैल सकता है। और अमेरिका जो कि कैपिटलिज्म फॉलो करता था, वो कम्युनिज्म की एकदम ऑपोजिट विचारधारा थी। तो ये लड़ाई एक तरह से विचारधाराओं से पनपी। इसलिए अमेरिका ने ट्रूमैन डॉक्ट्राइन नाम का एक बिल पास किया, और ये थी शुरुआत कोल्ड वॉर की। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, जो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि हम किसी भी देश को सपोर्ट करेंगे जो कम्युनिज्म से लड़ रहा है। उसी साल मार्शल प्लान भी शुरू किया गया। अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत वेस्टर्न यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए अरबों डॉलर्स का एड दिया। इस प्लान का मकसद था कि यूरोप की इकोनॉमी को मजबूत करें ताकि लोग कम्युनिज्म की तरफ ना जाएं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों, उनकी इकोनॉमी बढ़े, उनके पास पैसा हो, ताकि वो कैपिटलिज्म को माने, ना कि कम्युनिज्म को। सोवियत यूनियन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इसे अमेरिकन इम्पीरियलिज्म का नाम दिया, और कोल्ड वॉर की पहली चाल अब चल दी गई थी। 1948 में सोवियत यूनियन ने एक बोल्ड कदम उठाया। उन्होंने वेस्ट बर्लिन को ब्लॉकेड कर दिया। वेस्ट बर्लिन, जो कि जर्मनी में वेस्टर्न पावर्स का हिस्सा था, अब कट ऑफ हो गया। सोवियत यूनियन का प्लान था कि वेस्टर्न पावर्स वेस्ट बर्लिन को छोड़ दें, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने बर्लिन एयरलिफ्ट नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत 11 महीने तक एरोप्लेन से वेस्ट बर्लिन को 23 लाख टन सप्लाईज पहुंचाए गए, जिसमें खाना था, फ्यूल था, ज़रूरी सामान था। और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक अचीवमेंट था, जिसमें हर 30 सेकंड में एक प्लेन वेस्ट बर्लिन में उतरता था। आखिरकार सोवियत यूनियन ने ब्लॉकेड हटा दिया। अमेरिका और उसके एलाइज ने अपनी पहली जीत इस कोल्ड वॉर में दर्ज कर दी थी। 1949 में अमेरिका और उसके एलाइज ने नेटो नाम का संगठन बनाया, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रॉपर मिलिट्री अलायंस था, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक दूसरे को सपोर्ट करने का वादा किया। किसी भी एक देश पे हमला होना था तो बाकी सारे देश मिलके उस देश को सपोर्ट करते। सारे देश मिलके जिस देश ने भी हमला किया है उस देश पे हमला कर देते। ये पर्पस था नेटो का, और इसका मेन फोकस था रशिया। आज भी हम नेटो का जिक्र बार बार सुनते हैं। रशिया यूक्रेन की लड़ाई नेटो की मेंबरशिप को लेके हुई, और आज भी रशिया को नेटो से प्रॉब्लम है, क्योंकि नेटो के बनने का पर्पस ही था रशिया को काउंटर करना। और इसी वजह से रशिया आज भी नहीं चाहता है कि नेटो देश उसके बॉर्डर के आसपास हों, क्योंकि नेटो का उसके बॉर्डर्स के आसपास होने का मतलब है कि एंटी रशियन फोर्सेस का रशिया के बॉर्डर के पास इकट्ठा होना। तो खैर, अपने वीडियो पर वापस आते हैं। तो 1949 में नेटो बना, लेकिन उसी साल सोवियत यूनियन ने भी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया। अब दोनों सुपर पावर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। ये दोनों सुपर पावर्स के पास ताकत थी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने की, और अब एक नई आर्म्स रेस शुरू हो चुकी थी। अमेरिका का जो प्रभुत्व था मिलिट्री पे, अमेरिका जो इकलौता देश था जिसके पास परमाणु बम थे,
अब वो प्रभुत्व छिन चुका था। अब सोवियत यूनियन के पास भी परमाणु बम थे। 1950 में कोल्ड वॉर ने एशिया की तरफ रुख किया। नॉर्थ कोरिया, जो सोवियत यूनियन की सपोर्ट लेता था, उसने साउथ कोरिया पे हमला कर दिया, जो अमेरिका के संरक्षण में था। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर साउथ कोरिया को डिफेंड किया। ये वॉर 3 साल तक चली और आखिर में स्टेलमेट पे ख़त्म हो गई। यानी इन दोनों देशों के बीच एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ। युद्ध को ख़त्म करने का समझौता आज तक साइन नहीं हुआ है। आज भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच सिर्फ एक सीज फायर एग्रीमेंट है, यानी युद्ध टेक्निकली आज भी इन दोनों देशों के बीच जारी है। इस युद्ध की वजह से कोरिया 2 हिस्सों में बंट गया। नॉर्थ कोरिया बना कम्युनिस्ट और साउथ कोरिया बना कैपिटलिस्ट। इस तरह अब हम जरा इतिहास में फास्ट फॉरवर्ड करें तो 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जिक्र करना ज़रूरी है। कोल्ड वॉर का ये सबसे खतरनाक मूवमेंट था। सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय किए, जो अमेरिका से सिर्फ 90 मील की दूरी पे था। प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी को पता चला तो उन्होंने नेवल ब्लॉकेड इम्पोज किया और सोवियत यूनियन से मिसाइल्स हटाने को कहा, क्योंकि अमेरिका को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उसके बॉर्डर्स के इतने पास सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात हों। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका को इस बात का पता ही नहीं चला कि रशिया ने उसके बॉर्डर के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात करनी शुरू कर दी हैं। इसलिए जॉन एफ कैनेडी ने नेवल ब्लॉकेड किया क्यूबा का और सोवियत यूनियन से कहा कि आप अपनी मिसाइल्स यहाँ से लेके जाइए। 13 दिन तक दुनिया न्यूक्लियर वॉर के एकदम मुहाने पे खड़ी थी। लोग अपने घरों में बंकर्स बना रहे थे और हर कोई डर गया था कि अगर ये ब्लॉकेड नहीं हटा तो हो सकता है यहीं से अमेरिका और सोवियत यूनियन की लड़ाई शुरू हो जाए और ये लड़ाई बहुत ही जल्दी एक न्यूक्लियर वॉर में बदल जाती, क्योंकि अमेरिका को पता था कि सोवियत यूनियन की जो कन्वेंशनल मिलिट्री पावर है वो अमेरिका से कहीं बड़ी है, कहीं ज़्यादा ताकतवर था कन्वेंशनल मिलिट्री में सोवियत यूनियन अमेरिका के मुकाबले। और अगर इन दोनों के बीच कन्वेंशनल लड़ाई होती तो महज 11 दिन में सोवियत यूनियन अमेरिका की पूरी एयरफोर्स को ख़त्म कर देता और अमेरिका के ऊपर खतरनाक हमले शुरू कर देता। इसलिए इस बात का सबको पता था कि ये लड़ाई अगर शुरू हुई तो बहुत ही जल्दी ये लड़ाई एक न्यूक्लियर वॉरफेयर में बदल जाएगी और दोनों देश एक दूसरे पे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए पूरी दुनिया डरी हुई थी। सबको ये डर था कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कभी भी एक न्यूक्लियर वॉरफेयर में एस्केलेट हो सकता है। लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी ने यहाँ पे पूरी दुनिया को बचा लिया। सोवियत यूनियन ने मिसाइल्स हटा लिए और अमेरिका ने टर्की से अपनी मिसाइल्स हटाने का वादा किया। दुनिया ने चैन की सांस ली, लेकिन ये एक स्टार्क रिमाइंडर था कि न्यूक्लियर वॉर कितनी खतरनाक हो सकती है। 1960s में कोल्ड वॉर ने वियतनाम को अपने गिरफ्त में ले लिया। नॉर्थ वियतनाम, एक बार फिर से नॉर्थ और साउथ 2 हिस्से। नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट सपोर्टेड था और साउथ वियतनाम कैपिटलिस्ट यानी अमेरिका के सपोर्ट में था। इन दोनों के बीच वॉर शुरू हो गई। अमेरिका ने साउथ वियतनाम को सपोर्ट किया, लेकिन ये वॉर अमेरिका के लिए एक नाइटमेयर बन गया। अमेरिका नॉर्थ वियतनाम को हरा नहीं पाया और अपने कई सोल्जर्स की जानें गंवाने के बाद अमेरिका को वहाँ से लौटना पड़ा। 1970s में थोड़ी सी ठंडक आई। डिटेंटे का दौर आया, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन ने टेंशन्स को कम करने के लिए साथ में एफर्ट्स करने शुरू किए। सॉल्ट 1 ट्रीटी साइन हुई, जिसमें दोनों देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करने का वादा किया, क्योंकि ये दोनों देश कोल्ड वॉर के दौरान एक अंधी आर्म्स रेस में शामिल हो गए थे। हज़ारों न्यूक्लियर वेपन्स इन दोनों देशों ने बना लिए थे। आज के वक्त भी अमेरिका और रशिया के पास इतने परमाणु बम हैं कि वो अकेले ही पूरी धरती को 7 बार नष्ट कर सकते हैं। 1980s में एक नया पैतरा अपनाया गया अमेरिका की तरफ से। अमेरिका जानता था कि सीधी लड़ाई वो सोवियत यूनियन से नहीं लड़ सकता, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत थी, उसके पास पैसा था। सोवियत यूनियन भी उस समय सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी था, लेकिन अमेरिका के पास मन चाहे डॉलर प्रिंट करने की आज़ादी थी। वो जितना पैसा चाहे उतना पैसा बना सकता था। तो अमेरिका की इकोनॉमी का बेसिकली मुकाबला सोवियत यूनियन नहीं कर सकता था। उसके बाद एक आर्म्स रेस, एक स्पेस रेस, इन सब में सोवियत यूनियन को फंसा के अमेरिका ने ऑलरेडी सोवियत यूनियन के ज़्यादातर रिसोर्सेज को इन चीज़ों की तरफ डाइवर्ट कर दिया था और सोवियत यूनियन अपने लोगों पे, अपने वेलफेयर स्टेट पे उतना खर्चा नहीं कर पा रहा था और इसका असर, ये क्रैक्स ऑलरेडी सोवियत यूनियन के अंदर दिखने लगे थे। इसी वक्त 1980s में अमेरिका ने सोवियत यूनियन को कमज़ोर करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी अपनाई, जिसका नाम था रीगन डॉक्ट्राइन, यानी रोनाल्ड रीगन जो उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनके रहते ये स्ट्रेटजी अपनाई गई, रीगन डॉक्ट्राइन, जिसमें अमेरिका ने एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे अफगानिस्तान में मुजाहिदीन। अब ये थी शुरुआत प्रॉपर आतंकवाद की। अमेरिका ने तालिबान को बनाया
ये जो मुजाहिदीन थे जिन्होंने अफगानिस्तान से लड़ाई की, ये कोई और नहीं बल्कि तालिबान थे। इन तालिबान को बनाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का यूज़ किया। पाकिस्तान अमेरिका के हमेशा से एक बहुत ही क्लोज अलाई था। अमेरिका ने ही पाकिस्तान के अंदर एक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करवाया ISI को पैसे देके, और फिर इस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ के यूथ को गुमराह किया गया, अफगानिस्तान के यूथ को गुमराह किया गया और उन्हें आतंकवाद की ओर ढकेला गया। मुजाहिदीन बनाए गए, तालिबान बनाया गया और इन लोगों ने सोवियत यूनियन से लड़ाई लड़ी, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पे कब्जा था। इन तालिबान लड़ाकों ने सोवियत यूनियन से काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, सोवियत यूनियन को बहुत नुकसान पहुंचाया और अंत में सोवियत यूनियन को अपने विघटन से पहले अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। 1990s में जब सोवियत यूनियन टूट गया और रशिया रह गया, तब पाकिस्तान ने इसी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके आतंकवादी ट्रेन करना जारी रखा और उन्हीं आतंकवादियों को भारत में भेजना शुरू किया। इसीलिए 90 के दशक में हमने देखा कि कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई। ये वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की उपज थे जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान में बनाया था सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पाकिस्तान में रह गया था और पाकिस्तान ने उसका यूज़ किया नए आतंकवादी बनाने के लिए, लेकिन इस बार निशाना सोवियत संघ नहीं बल्कि भारत था। आज तक उसी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल पाकिस्तान करता आया है और उसकी वजह से इस समय पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या इस कदर फंडामेंटलाइज हो चुकी है, इस कदर भारत के खिलाफ जहर उनके खून में घोल दिया गया है कि पाकिस्तान और बड़े पैमाने पे आज भी आतंकवादी बनाता रहता है, ट्रेन करता रहता है और पूरी दुनिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि इसकी असली वजह अमेरिका था जिसने ये सब शुरू किया सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए। सोवियत यूनियन की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम में क्रैक्स दिखने लगे क्योंकि जगह जगह पे उन्हें इस तरह के मूवमेंट्स का सामना करना पड़ रहा था। सोवियत यूनियन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं थे कि वो हर तरफ लड़ सकें और ऑलरेडी इन सब चीज़ों में सोवियत यूनियन के बहुत सारे रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे थे और लोगों पे खर्च करने के लिए सोवियत यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसे अब नहीं बच रहे थे। इसका असर अब दिखने लगा था। मिखाइल गोर्बाचेव जो उस समय सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, लेकिन सोवियत यूनियन अब काफ़ी कमज़ोर होने लगा था और टूटने की कगार पे था। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, कोल्ड वॉर ऑफिशियली ख़त्म हुई और अमेरिका दुनिया की इकलौती सुपर पावर बन के उभरा और दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के दौर की शुरुआत की। ये वो समय था जब दुनिया में कैपिटलिज्म को फैलाने के लिए ग्लोबलाइजेशन की स्टार्ट की गई और भारत ने भी इसी दौर में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, क्योंकि भारत का जो मेन सपोर्टर था, जो भारत का मेन फाइनेंसर था, जो भारत में इंडस्ट्रीज़ बनाता था, वो सोवियत यूनियन अब टूट चुका था और रशिया इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो भारत की उस पैमाने पे मदद नहीं कर सकता था। इसलिए भारत के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो भी दुनिया के बदलावों के साथ खुद को बदले। तो दोस्तों, कोल्ड वॉर ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और यहाँ तक कि पॉपुलर कल्चर को भी जन्म दिया। जेम्स बॉन्ड जैसे स्पाइस की कहानियाँ पॉपुलर हुई और लोग न्यूक्लियर वॉर के डर से जीने लगे। लेकिन इस पीरियड ने हमें ये भी सिखाया कि डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस कितने ज़रूरी हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने दिखाया कि न्यूक्लियर वॉर से बचना कितना ज़रूरी है। कोल्ड वॉर की कहानी सिर्फ एक दुश्मनी की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें डर, डिटर्मिनेशन और डिप्लोमेसी का संगम है और यह हमें ये सिखाती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बैलेंस और कोऑपरेशन कितना ज़रूरी है। तो ये थी कोल्ड वॉर की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।